अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बाप बेटा के साथ मैं हूं असद कुरैशी। आज का प्रोग्राम बहुत मुनफरिद अंदाज में हम लेकर आए हैं और ये अपनी नौइयत का एक बहुत अहम और बहुत खसूसी प्रोग्राम है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसने अपने कैरियर के 10 साल मैट्रिक तक आर्मी बर्न हॉल एबटाबाद में गुजारे। उसके बाद लाहौर आए। लाहौर के बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसके बाद पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट में जॉब उनकी हो गई और वह वहाँ चले गए। इसी के दरमियान CSS के लिए कोशिश करते रहे और मुझे जहाँ तक पता लगा, जहाँ तक मालूम हुआ कि उन्होंने ये CSS अपनी आखिरी अटैम्प्ट में क्लियर किया है। लोग एक बार जो है वो कोशिश करते हैं, उसके बाद हार मान के बैठ जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हार मान जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार CSS उनका कंप्लीट हो गया। लोगों के ज़हनों में बहुत सवाल है कि CSS करना बहुत जो है ना वो अनोखी चीज़ है, शायद सियारों से आके लोग करते हैं। यहीं पाकिस्तान में मौजूद 14,000 में से 300 कुछ अफराद जो है इस दफ़ा जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया उनमें से एक इनका भी शुमार होता है। हमारे साथ काजी तलहा मजीद मौजूद है। मैं अब्बाजान की तरफ आऊँगा कि पहला सवाल जो है ना आप ख़ुद उनसे करें कि किस तरह से उन्होंने CSS का इरादा किया, किस तरह से उनके दिल में जो है वो इसमें दिमाग में ये सोच आई कि CSS को जो है वो करना चाहिए, जबकि उन्होंने पहले आर्मी में जाने के लिए कोशिशें की और फिर एक CSS ब्यूरोक्रेसी की तरफ। ये बहुत खुला तज़ाद नज़र आता है। आज ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे इस प्रोग्राम में काजी तलहा मजीद मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में CSS किया है, क्वालिफाई किया है और उनकी ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में पोस्टिंग भी हुई है। तो तलहा, आपने ये इरादा क्यों किया कि CSS करना है? आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, पहले बर्न हॉल में मिलिट्री में जा रहे थे और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग साइड में आ गए। तो ये आपने, और बड़ी टफ़ इंजीनियरिंग थी, वो मेटलर्जी वाला मामला बड़ा टफ़ है, तो ये इरादा क्यों किया? जो मेन चीज़ है वो ये है कि इंजीनियरिंग में, या कोई भी आप इंजीनियरिंग कर लें, वो एक अच्छा प्रोफेशन है, बट उसमें बात ये है कि आपका एक स्कोप जो है या आपकी जो एक डोमेन है वो एक लिमिटेड होती है। जबकि सिविल सर्विस में, ब्यूरोक्रेसी में आपकी एक डोमेन वास्ट डोमेन होती है। आपका जो इम्पैक्ट है आप वो ज़्यादा एरिया पे अपना इम्पैक्ट शो कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में रह के आप स्पेशलाइज्ड होकर सिर्फ एक डोमेन को परस्यू कर सकते हैं, आपका जो इम्पैक्ट है सिर्फ एक फील्ड में रहता है। जबकि सिविल सर्विस में आके जो आपकी सर्विसेज हैं उससे जो जनरल पब्लिक है और बाकी मैक्सिमम लोग उससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर ये सोचा कि उस फील्ड में जाया जाए जिसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के लिए मैक्सिमम। पहले आर्मी ज्वाइन की, आर्मी में 10 साल बर्न हॉल में। मैं आर्मी नहीं ज्वाइन की थी। आर्मी बर्न हॉल कॉलेज में मैंने स्टडी की, वहाँ पे मैंने FSC वहाँ से की। उसके बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जॉब मेरी रही 3 साल, और उस दौरान ही फिर मैंने ये दोबारा ये अटैम्प्ट दी थी। ये आपका ज़्यादा पस मंज़र तो आर्मी इंस्टीट्यूशंस का ही है। मसलन बर्न हॉल में भी एक डिसिप्लिन लाइफ है और वहाँ ज़्यादातर कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है वो आर्मी है। इस तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आर्मी ही है। तो आपकी ज़्यादा जो पस मंज़र है एकेडमिक भी और जॉब का भी, वो तो आर्मी से मुतल्लिका है। ये इसको हम बाई चांस कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो थी वो खैर आर्मी बर्न हॉल से थी। उसके बाद मैं जॉब के लिए ट्राई करता रहा, तो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में ही मुझे जॉब मिली। तो ये एक आप कह सकते हैं कि बाई चांस ये सारा कुछ हुआ है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो मैं एक आर्मी ऑफिसर बन गया हूँ या उसकी उस तरफ चला गया। अच्छा, आपका पस मंज़र जो है वो आलवाला से है, और आलवाला में एक नाम बड़ा मशहूर हुआ काजी अब्दुर्रहमान साहब का, जो गालिबन आपके जद्द अमजद भी हैं। उन्होंने इस्लामाबाद का नाम तजवीज़ किया, और वो उस वक्त तजवीज़ किया जबकि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, मिलिट्री रजीम थी। और अब आप CSS करने के बाद, जबकि आपके फैमिली में मुझे मालूम हुआ है कि आपकी फैमिली में भी कोई इससे पहले CSS में नहीं आया, तो अब ये लिंक मैं बनाना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जद्द अमजद ने इस्लामाबाद का नाम तजवीज़ किया और अब आप ब्यूरोक्रेट के तौर पे वहाँ रूलिंग ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, तो ये कैसा लगेगा आपको कि भी उनका नाम भी रोशन होगा और आप आगे कैसे उसको लेकर चलेंगे? हाँ जी, वो एक इस्लामाबाद का नाम तजवीज़ करना वो तो हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारे आबा और दाद ने इस तरह से उनकी ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि 1960 में उन्होंने ये नाम तजवीज़ किया, जो कि रखा गया पूरे पाकिस्तान से। उनकी तजवीज़ जो थी उसको
एक्सेप्ट किया गया। उस वक्त मेरे ख्याल से अयूब खान का दौर था। तो बात यह है कि अपने ही आबा अजदाद का जो नाम है वो आगे अगर आप अच्छे तरीके से लेके चलें, अपनी ही मुल्क को सर्व करें, तो उससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि आप अगर अपनी फील्ड में आप ऑनेस्टी से आप काम करें और उसमें आप डेडिकेशन से काम करें कि पहले आपका जितनी डिमांड है आप उसको सिर्फ अच्छी तरह से परस्यू करें, तो इस तरह से बेहतर हो सकता है। तो बाकी लोगों को भी मैं यही कहता हूँ कि जिस फील्ड में है उस फील्ड में उस तरह से अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें, ताकि अपने जो है वालिदैन के लिए और अपने आबा अजदाद के लिए आप जो है बाइस फजल हो। यूथ को कोई रॉकेट साइंस या CSS करना है, या कोई बाहर से खलाई मखलूक आके कहती है कि वहाँ पर आके तैयारी करें? नहीं, CSS तो खैर रॉकेट साइंस भी नहीं है। टिकटॉक वगैरह या इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें मेरे ख्याल से CSS के लिए आपको शायद छोड़नी पड़ेगी। उसमें बस एक डेडिकेशन है आपका, क्योंकि टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। आपके तकरीबन 12 सब्जेक्ट्स हैं। कुछ लोग हैं वो मैंने देखा है 2 से 3 महीने की तैयारी में भी कर लेते हैं, कुछ लोगों को कई साल भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, आपकी इंग्लिश किस लेवल पर है, उसके अलावा आपका जनरल नॉलेज वगैरह, करंट अफेयर से आप कितने आपका लिंक है, और बाकी जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे हैं वो किस हद तक रखे हैं। बाकी जो प्रोसेस है, आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अब जैसे अब आपने शुरू में बताया कि 14,000 तालिब इल्म एप्लीकेंट्स थे और उसमें से 300 कुछ जो है वो उन्होंने तहरीरी इम्तिहान पास किया। तो बात यह है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, वो हर साल 200 के करीब ही होती हैं, 100-200 से ज़्यादा नहीं होती। तो अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि नौजवान पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, नौजवानों की बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो CSS की तरफ आ रही है। तो ये 14,000 से अभी इस साल का अगर मैं स्टैट देखूँ तो वो मुझे लगता है कि 20,000 के करीब है। तो आपको कम्पिटिटिव होना है। CSS जो है वो बेसिकली एक कंपटीशन का एग्ज़ाम है। आपको पता है कि चाहे वो 15,000 है या 20,000 एप्लीकेंट्स हैं, उसमें से आपने कैसे टॉप 200 में या टॉप 100 में आपने कैसे फॉर्म करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये हाँ जी, ये सोशल मीडिया की लाइफ से थोड़ा सा आप ज़रा हट जाए, चिल्ले पे और अपने आप नहीं, चिल्ले पे भी ना चले जाए। मेरी तो खैर जॉब भी थी साथ में मैंने अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ भी जारी रखी। बट ये है कि अपना टाइम जो है वो अच्छे तरीके से कर इस सकते टाइम हैं। को किस तरह से मैनेज किया, एक ब्रेक के बाद आते हैं। आज ताला मुझे से जानते हैं कि CSS की तैयारी के लिए उन्होंने टाइम को कैसे मैनेज किया। वेलकम बैक नाज़रीन। काजी तलहा मजीद हमारे साथ मौजूद हैं और हम CSS के हवाले से उनसे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जो है वो मुसलसल लेते चले जा रहे हैं। आपसे पूछेंगे किस तरह से उन्होंने अपने टाइम को जो है वो कंज्यूम टाइम को किस तरह से मैनेज किया CSS की तैयारी के लिए। हाँ जी, पहले तो बात ये है कि डिसहार्ट की बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं डिसहार्ट हो गया था 2016 में, मैंने पहले टेस्ट दिया। उसके बाद 2017 में भी मैंने दिया। दोनों जो मैंने पहली 2 अटैम्प्ट दी उस वक्त मेरे पास जॉब नहीं थी, जबकि 2017 का जब रिज़ल्ट आया उस वक्त मैं जॉब पे था। तो 2017 का जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मैंने यही सोचा था कि अब दोबारा CSS नहीं देना, क्योंकि मैंने कहा कि 2 दफ़ा आपने देख लिया, करके देख लिया। अब एक जॉब अच्छी मिल गई है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में, बहुत ज़बरदस्त एक आपका वहाँ पे एक्सपोजर होता है। तो आप उसी को परस्यू करें और उसी में ही आगे चलें। बट उस दौरान ही मुझे कुछ लोगों ने कन्विंस किया। उन्होंने कहा कि आपकी एक तैयारी आपने की हुई है, कुछ ना कुछ आपका है, आप अपनी वीकनेसेस देखें, आपके पास चांस है, आपकी एज भी काफ़ी 30 ईयर्स एज लिमिट है, तो आपकी एज भी काफ़ी उस वक्त मेरी रहती थी, तो कि आप दोबारा एक दफ़ा को ट्राई देनी चाहिए। तो उस तरह से मैंने फिर 5-6 महीने का गैप आ गया, वो मैंने छोड़ दिया। 2018 की मैंने फिर अटैम्प्ट नहीं दी। 2019 में फिर मैंने दोबारा से इसका इरादा किया और उसमें मैंने देखा कि मेरे जो वीक सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश ऐसे था, जैसा इंग्लिश ऐसे मोस्ट प्रॉब्लली ज़्यादातर लोगों का वो भी हिट होता है, तो मेरे साथ भी यही था। उसमें मेन इशू जो मुझे आया है वो गाइडेंस का इशू था। मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, शायद जो मैं पहली 2 अटैम्प्ट्स नहीं क्लियर कर सका, वो मुझे बाद में आइडिया हुआ कि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो उसके लिए मैंने बाकायदा इंग्लिश ऐसे के लिए जो थी वो कोचिंग भी ली। इस्लामाबाद में एक उस्ताद के पास जाता भी रहा हूँ, मुरीद हुसैन जिस तरह उनका नाम है, तो उनके पास इंग्लिश ऐसे के लिए जाता रहा। तो उनसे मैंने जाके सिर्फ यही बात की कि आप मुझे पहले सिर्फ मेरी वीकनेसेस बताएं कि मेरी वीकनेसेस क्या है इंग्लिश ऐसे में, ये किसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। वो सारा मैंने उस पर किया। फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की बारी आई, उनको मैंने पूरे 1 साल का प्लान बनाया। मैंने ये 2018 फरवरी में मैंने तकरीबन प्लान स्टार्ट कर दिया था और बाकायदा तैयारी मैंने ऑलमोस्ट शायद जून-जुलाई में स्टार्ट की थी 2018 में। तो उस वक्त फिर मैंने बाकी सब्जेक्ट्स का प्लान बनाया कि इनको कैसे लेके चलना है।
अब POF के साथ जॉब के साथ ये था कि टाइमिंग्स उसके बहुत आइडियल थे। या मेरा जॉब का टाइम सुबह 7 बजे था और तकरीबन 3 बजे मैं फौजी रूटीन ही थी, फौजी रूटीन। नहीं, वो उनकी एक सेटअप ऐसा बना हुआ है। आप मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में जाए ना, फैक्ट्रीज़ में, तो वो सुबह 6 बजे या 7 बजे का उनका पहला टाइम होता है। तो वो 7 से 3 बजे उसमें एक बड़ा आपको टाइम मिल जाता है इवनिंग में। तो वो वापस आके मैं थोड़ी देर रेस्ट करके तो फिर बाकी 5-6 घंटे मेरे पास इवनिंग के होते थे कि मैं उसमें एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकता था। तो इस तरह से मैं उसको लेके चला हूँ और वो सारा कुछ complete। अच्छा तलहा मजीद, आपकी वालदा भी टीचर हैं और आपके वालिद भी बैंकार हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, और आपके नाना भी सरकारी मुलाजिम थे और आपके दादा भी सरकारी मुलाजिम थे। तो क्या समझते हैं कि अब आप ब्यूरोक्रेट बन के उनकी जो सरकारी मुलाजमत की खिदमात हैं, जिन्होंने एक अच्छी नेकनामी कमाई और अपने दौर में एक अच्छा डिलीवर किया, तो अब उसके अंदर आप ब्यूरोक्रेट के तौर पे या इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर किस तरह से उस नेकनामी को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि माशरे में ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी नेकनाम नहीं समझी जाती, सुर्खीता उसको नाम दिया जाता है और फिर आपने, तो आप इसको किस तरह से अपने पास ख़ानदानी पस मंज़र को लेके आगे डिलीवर करेंगे? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हर ब्यूरोक्रेट जो है उसकी नेचर डिफरेंट होती है। कुछ हमने बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और मेहनती ब्यूरोक्रेट्स भी देखे हैं जिनकी तादाद शायद ज़्यादा है, और कुछ शायद उस तरह से नहीं है जिसकी वजह से जिनकी रेटिंग ज़्यादा है वो नेगेटिव है। वो कुछ इस तरह से ये मिक्स एक रुझान है जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत है। तो मेरा अपना तो जैसे आपने बताया कि वालिदैन का और नाना का और ये सारा का इसमें ही गवर्नमेंट जॉब से ताल्लुक़ था, तो उसी से मैंने यही सीखा है कि आपको मेहनत के साथ अपना काम करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि सिविल सर्विस में आपकी डोमेन ज़्यादा है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, तो इसमें आपके पास इवेंचुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इसमें आप अपनी मेहनत करें तो मेरे ख्याल से ये आपकी ख़ास तौर पे इकॉनमी की और आपकी पाकिस्तान की खिदमत के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तो उसको अगर इंसान अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर ले तो ये सबकी आपके ख़ानदान की नेकनामी का बायस बनता है। बस ये देखिए ना, ये जो आपका डिसिप्लिन है ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है आपको मिलेंगी अपनी ज़िंदगी में। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको नेकनामी से हमकिनार करे और ईमानदारी से ब्यूरोक्रेसी का जो ये सिलसिला है आगे और बतौर अफसर अच्छा कामयाब बनाए और ख़ानदान के लिए भी और मुल्क के लिए भी कामयाबी की तरह आप आगे बढ़े। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। नाज़रीन, ये था आज का बाप बेटा, और आज के प्रोग्राम से हमने यह क़स्द किया कि भरपूर मेहनत, मुसलसल कोशिश और अच्छी नीयत के साथ आप किसी भी मंजिल को अबूर कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।